के। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास आते हैं, जहाँ इनोसुके ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा। और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वो आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है। तो ग्योमी तांजीरो से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुराता भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराता जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पे लेट जाओ, वो गर्म है। ये सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पे जाके लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेटा हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांजीरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजीरो को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोसुके होश में आकर तांजीरो का नाम मांजीरो बुलाता है। इसके बाद तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुराता तांजीरो से कहता है कि वो निम्बुत्सु मंत्र का जाप करता रहे, इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वो होश में है। तांजीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांजीरो भी गर्म पत्थर पर जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुराता ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अब भी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तांजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हशीरा तो कमाल का है, उससे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है और अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियाँ खा चुका था। इनोसुके आगे कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमी की सेंट बाकी हाशिरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और ग्योमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजीरो कहता है कि ग्योमी कितने कमाल के हैं, क्या मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ? ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तांजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बौने हो, तुम कभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे भी इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तांजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तांजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकीमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। नाकीमे बताती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे नेजुको का पता नहीं चला। नाकीमे के ठीक सामने डीमंस का राजा मुजान बैठा हुआ था, जो कि नाकीमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया में भी छानबीन करने को कहता है और नाकीमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। मुजान कहता है कि वो जल्द ही नेजुको और कागाया उबुयाशिकी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजीरो उस बोल्डर को धकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताता है कि
ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसलिए वो इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वो तांजिरो को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांजिरो उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजिरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो अपना सारा ध्यान डीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजान की गर्दन काटने के लिए पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तांजिरो इसके बाद फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तांजिरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी स्लेयर्स को बहुत पसंद आती है। मुराता कहता है कि ये ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हाशिरास के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरास की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु को ही देख लो, ट्रेनिंग की वजह से बेचारे की हालत खराब हो गई है। हाशिरा सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजिरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजिरो बताता है कि आखिर वो एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वो सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीज खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हो। ये सब सुन तांजिरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तांजिरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या गलत कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकता है, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गेन्या यहाँ आता है और तांजिरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तांजिरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। गेन्या बताता है कि वो भी ग्योमी के हाथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे सानेमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गेन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजिरो की सानेमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गेन्या को भी ग्योमी से काफी डांट पड़ी है। गेन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजिरो का शुक्रिया करता है। तांजिरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गेन्या बोलता है कि जिन बुद्धुओं के साथ तुम रहते हो वो इस चीज को कहाँ से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। गेन्या आगे बताता है कि वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तांजिरो चौंक जाता है। गेन्या फिर तांजिरो से पूछता है कि वो रेपिटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तांजिरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गेन्या कहता है कि ग्योमी इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देख कर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गेन्या बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे गेन्या हमेशा नेम्बुत्सु मंत्र पढ़ता है। तांजिरो हंसते हुए कहता है कि ग्योमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वही ग्योमी पेड़ के पीछे छुप कर इन्हें देख रहा था। गेन्या अब यहाँ से चला जाता है और तांजिरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रेपिटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। गेन्या को ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रेपिटेटिव एक्शन करने से वो भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गेन्या और ग्योमी एक दुख भरी मेमोरी को याद करता है, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तांजिरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गेन्या भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तांजिरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तांजिरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गेन्या उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तांजिरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजिरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिल की अग्नि जलाए रखो। इससे तांजिरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजिरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोसुके भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजिरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तांजिरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तांजिरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजिरो अब बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम दिखते कैसे हो बुयाशिकी, और तुम्हारा प्लान क्या है? और पैरों के मसल्स का भी इस्तेमाल करता है। अब तांजिरो को देखकर इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनित्सु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब सिर्फ वही बाकी रह गया था। तभी जेनित्सु के पास उसकी कासुगाई बर्ड चुनतारो आती है, जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनित्सु शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन चुनतारो जब उसे चोट मारती है तब जेनित्सु को वो लेटर दिखाई देता है। इधर तांजिरो उस बोल्डर को करीब 100 मीटर तक धकेल कर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तांजिरो बुरी तरह से थक गया था। वो वहीं पर लेट जाता है और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट
डिहाइड्रेट हो गया था क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लगता है कि वो यही मर जाएगा, तो वो आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उनसे मदद मांगता है। अचानक ही ग्योमी यहाँ आ जाता है और तांजीरो के मुंह पर पानी डालकर उसकी प्यास बुझाता है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने पर बधाई देता है और स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में किए कारनामों पर उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो ने अपनी डीमन बहन की जगह गांव वालों की जान को ज्यादा प्राथमिकता दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक काफी महान तलवारबाज है। तांजीरो कहता है कि आप गलत हैं। वो फैसला असल में नेज़ुको का ही था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था जिसमें गांव वाले मारे जाते, तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो में ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो कहता है कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। पर कोई न कोई हमेशा उसकी मदद करता है सही राह दिखाने में, इसलिए उसने अब तक कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को उसे पानी पिलाने और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया बोलता है। ग्योमी कहता है कि अब उसे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो तांजीरो की रिस्पेक्ट करता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ग्योमी उसे पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था। वो उनके लिए मांग कर खाना लाता था। अब इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमी को देने लगती है क्योंकि कम खाने की वजह से वो बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर ये सभी आपस में एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ग्योमी हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और रात होने तक भी टेम्पल में वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, उन्हें खा लो। डीमन से सुरक्षा के लिए ग्योमी हर रात विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल के अंदर आने का न्योता दिया। टेम्पल में एंटर करते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुलती है और वो बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमी की बात नहीं सुनते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस टाइम खाने की कमी से ग्योमी बहुत दुबला पतला हुआ करता था। उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वो एक अंधा भी था, तो बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमी उनकी सुरक्षा कर पाएगा। और तांजीरो को अब जाके पता चलता है कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने ग्योमी की बात सुनी थी, सायो। सायो अकेली ग्योमी के पीछे छुपी रही। अब ग्योमी सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया और फिर वो डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मारपीट से नफरत है। ये पहली बार था जब ग्योमी ने अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मारा था और अपनी ताकत देखकर तो खुद ग्योमी भी डर गया था। अगर उस दिन डीमन का अटैक नहीं होता तो ग्योमी को भी कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता ही रहा। इस लड़ाई में ग्योमी भी बहुत घायल हो गया था। उसने सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब लोग यहाँ मदद के लिए पहुँचे तब पता है सायो ने ग्योमी के बारे में क्या कहा था। वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार दिया। ये सुन तांजीरो भी चौंक जाता है। ग्योमी कहता है कि रात में जो हुआ उसे देख सायो डर गई होगी और वो सिर्फ 4 साल की थी, तो उससे गलती हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्योमी चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे, पर वो जान गया कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही उस डीमन की लाश राख बनकर उड़ गई थी। वहाँ सिर्फ ग्योमी और बच्चों की लाशें थी, तो ग्योमी पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर मास्टर खगाया उसे बचाने नहीं आते तो ग्योमी मर चुका होता। उस दिन के बाद से ग्योमी किसी पर भरोसा नहीं करता और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा भयानक परिस्थिति में ही सामने आता है। पर तांजीरो न तो मैदान छोड़कर भागा और न ही उसने झूठ बोला। वो ईमानदार है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हर परिस्थिति में मेंटेन कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजीरो
तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही राह पर चलो और कभी अपना रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजिरो की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो ग्योमी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमी अब तांजिरो के सिर पर हाथ फेरने लगता है, ठीक जैसे वो सायो के सिर पर हाथ रखता था, और कहता है कि तांजिरो की उसके साथ ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाते समय गेन्या तांजिरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए ग्योमी ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी कि गेन्या ने एक डीमन खाया है, ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। ग्योमी गेन्या को शिनोबू के पास भी लेकर गया था उसके शरीर की जांच करवाने के लिए। शिनोबू ने गेन्या को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोचकर डीमन खाया। इनोसुके अब जेनित्सु भी फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था। पर तांजिरो से समझाता है कि जेनित्सु को बाद में भूख लगेगी और इनोसुके फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। गेन्या तांजिरो से कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो, फिर शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजिरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू बस उनकी हेल्थ की चिंता करती है। तांजिरो कहता है कि खाना खाने के बाद वो ग्यू की ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेन्या को भी साथ चलने को बोलता है, पर गेन्या कहता है कि वो चाहकर भी नहीं चल सकता क्योंकि उसने अब तक बोल्डर को 109 मीटर यानी 1 तक नहीं धकेला है, क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनोसुके को रोकने के लिए तांजिरो उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजिरो कहता है कि जाने से पहले वो गेन्या से उसके भाई विंड हाशिरा सानेमी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तांजिरो इसके बाद जेनित्सु से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बोल्डर बाकेला या नहीं, जिस पर जेनित्सु काफी शांत स्वभाव में मना करता है। तांजिरो कहता है कि वो अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनित्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनित्सु काफी शांत है। जेनित्सु उसे जाने के लिए गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना होगा। तांजिरो को अब जेनित्सु की चिंता होती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर जेनित्सु कहता है कि तांजिरो तुम बस अपना काम करो। आखिर में जेनित्सु कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तांजिरो, शुक्रिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे ही करना होगा। हम जेनित्सु का चेहरा देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चुनतारो का दिया वही लेटर था। उसे ही पढ़कर शायद जेनित्सु इतना सीरियस हो गया है। रास्ते में भी तांजिरो जेनित्सु के बारे में सोचता है। उसे नेजुको की भी चिंता होती है जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत में ही छोड़ कर आ गया था कि कहीं उसे अकेला महसूस न हो रहा हो। कुछ देर में तांजिरो ग्यू के ट्रेनिंग यार्ड में पहुंच जाता है। यार्ड के बाहर ही ग्यू और सानेमी आपस में फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर ग्यू पर अटैक करता है जिसे ग्यू ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार में क्रैक आ जाता है। तांजिरो इन्हें इतनी स्पीड से लड़ते देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। लड़ते हुए सानेमी ग्यू को चिढ़ाता है कि तुमने कहा था ना कि तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजिरो भी था जो उस लाइन का असली मतलब जानता है। दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है और आखिर में दोनों की तलवारें टूट जाती है। सानेमी अब कहता है कि चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजिरो उनके बीच में आकर उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमी जो कि तांजिरो पर अब भी गुस्सा था, वो तांजिरो को याद दिलाता है कि उसे सानेमी से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं, तो मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तांजिरो पूछता है कि तुम दोनों ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सानेमी गुस्से में पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तांजिरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना। जब तांजिरो सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी, तो इस तरह से उसे पता चला। अब ग्यू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें ओहागी मिठाई पसंद है। तांजिरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरी दादी के हाथ की ओहागी बहुत पसंद थी। अब सानेमी गुस्से में तांजिरो को मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। तांजिरो को जब होश आता है तो ग्यू उसके पास बैठा था। वो तांजिरो को बताता है कि सानेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजिरो पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे बल्कि बस ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसलिए इनके पास लकड़ी की तलवारें थी। तांजिरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कि कोई बात नहीं। सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है तो ग्यू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता, पर उसे अब सानेमी का फेवरेट फूड पता चल गया है। अब ग्यू अपनी पॉकेट में ओहागी रखा करेगा और सानेमी को देखकर उससे दोस्ती कर लेगा, जो कि तांजिरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमी अकेले घर जा रहा था और वो अब गुस्सा था कि तांजिरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मुइचिरो और ओबनाई भी नहीं थे। सानेमी सोचता
है कि वो तांजीरो सच में इतना बुद्धू है या दिखा भगाता है। तभी सानेमी को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथ से उस चीज को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख थी, जिसे देख सानेमी कंफ्यूज हो जाता है और डीमन की आंख राख बनकर उड़ जाती है। और अब सानेमी को समझ आता है कि डीमंस उनके यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम उबुयाशी की मेंशन को देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। अचानक ही मेंशन का दरवाजा खुलता है और हम किसी की परछाई को देखते हैं, जो कि अंदर आ रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डीमंस का राजा मुजान किबुत्सुजी था। मुजान धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था और दोस्तों मुजान की इस एंट्री ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। सच में खैर मुजान कागाया के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है। कागाया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो गर्दन घुमाकर अपने इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए, ये हमारी पहली मुलाकात है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है कागाया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता